नमस्कार, अचीवर अकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो को ऐसा मॉक टेस्ट लीजिएगा आप। अगर आपको आते हैं ये क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर देते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा है वंशानुक्रमान व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? वंशानुक्रमांक व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? रॉस का है, वर्ड्सवर्थ का है, बी.एन. झा का है या फिर स्किनर का है? आपको बताना है यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा बी.एन. झा का है। किसका? बी.एन. झा का। वंशानुक्रमान व्यक्ति की जन्मजात विशेषता है, ठीक है, ध्यान रखना। विशेषता का पूर्ण योग है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर कहा गया वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह परिभाषा किसने दी है? बताइए, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा किसने दी है? रॉस ने दी है। ध्यान रखना, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह परिभाषा किसने दी है? तो रॉस ने दी है। अगला हमारा है संरचना विकास की प्रक्रिया है। संरचना जो है विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? स्किनर का है, वर्ड्सवर्थ का है, रॉस का है या फिर थॉर्नडाइक का है? तो आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वुडवर्ड्स। अगला हमारा है चौथा वाला, किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था है वो बड़े संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था है, ये किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है, स्किनर ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है या फिर थॉर्नडाइक ने कहा है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा स्टैनली हॉल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है, यह परिभाषा किसकी है? एक बार फिर से समझिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आपको बताना है यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से किसके द्वारा यह दी गई है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा स्किनर के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 6। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है? आपको बताना है कि ये वाला स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है क्रो एंड क्रो के द्वारा। बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, तो किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। अगला हमारा है पूर्व में सीखी हुई बात को याद करना ही स्मृति है, यह कथन किसका है? पूर्व में जो बात सीखी हुई है उसी को याद करना ही स्मृति है, यह किसने कहा है? यह कहा है वर्ड्सवर्थ ने कहा है, ध्यान रखना। अगला हमारा है प्रयास एवं टुटू द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में रिपीट होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा थॉर्नडाइक। अगर आप सवाल के आंसर जानते हो तो कमेंट में अपने आंसर देते रहिएगा। अगला हमारा है कोहलबर्ग ने अपने सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के लिए किस पर प्रयोग किया था? कोहलर ने अपने सूझ और या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के लिए किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर या फिर बिल्ली पर, चिंपैंजी पर या फिर चूहा पर? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा चिंपैंजी पर। अगला हमारा बी.एफ. स्किनर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु किस पर प्रयोग किया था? सफ़ेद चूहों पर, बिल्ली पर, कुत्ते पर या फिर बंदर पर? तो बी.एफ. स्किनर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु किस पर प्रयोग किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सफ़ेद चूहों पर। अगला हमारा है पैवलोव ने संबंध अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कब और किस पर किया था? तो बताइए आपको कब और किस पर किया था, किस ईयर में किया था और किस पर किया था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कुत्ते पर किया था, 1904 में, ध्यान रखना, कुत्ते पर। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 12, सीखना यानी कि अधिगम कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? पहला है रुक रुक कर चलने वाली, दूसरा है निरंतर चलने वाली, या फिर केवल बाल्य अवस्था तक, या फिर केवल स्कूल तक। अब सीखना है, बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ये फिर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना जो है आजीवन चलता रहता है, इसीलिए बोलेंगे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। अगला हमारा है सीखने में मुख्य परिवर्तन कहाँ होता है? व्यवहार में, शरीर के कद में या फिर संवेगों में या फिर हड्डियों में? सीखने में मुख्य परिवर्तन कहाँ पर होता है बताइए? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा व्यवहार में, ठीक है। अगला हमारा है सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? मानसिक है, संवेगात्मक है, सामाजिक है या फिर शारीरिक है? तो बताइए लर्निंग कैसी प्रक्रिया है, कैसी प्रोसेस है? तो यहाँ पर लर्निंग जो हमारी मानसिक प्रक्रिया है, यानी पहला वाला। आगे चलते हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 15, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक कौन से हैं? पहला हमारा है स्वास्थ्य है, आयु है, परिपक्वता है या फिर उपरोक्त सभी हैं? यहाँ पर कहा गया सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक कौन से हैं? तो सभी हैं, उपरोक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर आंसर। अगला हमारा है शैशव अवस्था की अवधि क्या होती है? बताइए शैशव अवस्था की अवधि क्या होती है? जन्म से 5 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 से 18 वर्ष। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा जन्म से 5 वर्ष। आप सभी जानते हैं शैशव अवस्था की अवस्था। आपको कमेंट में बताना है किशोरावस्था की जो आयु है वो बताइए किसके बीच में होगी।
अगला हमारा है शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा शरीर व मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरा है दूसरों पर निर्भरता, या फिर जिज्ञासा की प्रबलता, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, तो शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, उपरोक्त सभी, यानी कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता और जिज्ञासा की प्रबलता, ये तीनों ही होती हैं। अगला हमारा है आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में सबसे प्रबल होती है। आत्म प्रेम की भावना जो है सबसे ज़्यादा किस में होती है, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो बताइए यहाँ पर कौन सा इसका सही हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी वाला, यानी कि शैशवावस्था, बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 19, जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बताइए यहाँ पर कौन सा इसका सही हो जाएगा। जन्म के समय होती है 370, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। सारे PYQs हैं, आपके एग्जाम में आने की संभावना इनकी बहुत ही ज़्यादा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कितना आपका स्कोर रहा है लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अगला हमारा है दूध में दांत गिरने और स्थायी दांत आने की आयु लगभग क्या है। 4 वर्ष है, 5 वर्ष है, 6 वर्ष है, या फिर 8 वर्ष है। तो यहाँ बताना है आपको सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 वर्ष। अगला हमारा है 21 नंबर, संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक किस अवस्था में होती है। पहला हमारा है शैशवावस्था, दूसरा हो जाएगा बाल्यावस्था, या फिर किशोरावस्था, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर आपको बताना है संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक किस अवस्था में होती है, तो ये होती है किशोरावस्था में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही। अगला हमारा है मैकडोगल ने संवेगों की कुल संख्या कितनी बताई है। मैकडोगल ने संवेगों की कुल संख्या कितनी बताई है, 10 बताई हैं, 12 बताई हैं, 14 बताई हैं, या फिर 16 बताई हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा 14 बताई हैं। कितनी बताई हैं, 14 बताई हैं। अगला है हमारा शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से शुरू होती है, जन्म से हुई, या फिर 1 माह के बाद में, 2 माह के बाद में, विद्यालय जाने पर। शिशु के सामाजिकरण यानी कि बच्चे का सोशलाइजेशन की प्रक्रिया कब से शुरू होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जन्म से ही होती है। अगला हमारा है 24 नंबर, घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। जो घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति है किस अवस्था में पाई जाती है, कौन से स्टेज में होती है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो घनिष्ठ मित्रता का भाव है वो कब होता है, किशोरावस्था में बहुत अधिक होता है, बी वाला। अगला हमारा है बाल्यावस्था की समय विधि कितनी होती है, 6 से 12 वर्ष, या फिर 0 से 5 वर्ष, या 5 से 18 वर्ष, या 5 से 10 वर्ष तक। बताइए बाल्यावस्था की जो समय विधि होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 6 से 12। अगला हमारा है बाल्यावस्था में किसकी प्रबलता सबसे अधिक होती है, रुचि की, चिंतन की, अपराध की, या फिर संवेगों की। जो बाल्यावस्था होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या हावी होता है, किसकी प्रबलता सबसे अधिक होती है, तो वो होता है हमारा रुचि की, ठीक है, पहला वाला। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 27, वीर पूजा की भावना किस अवस्था की विशेषता है, बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की, शैशवावस्था की, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है वीर पूजा की भावना किस अवस्था में सबसे अधिक होती है, तो आप सभी जानते हैं किशोरावस्था। अगला हमारा हो जाएगा किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला सर्वोत्तम शब्द कौन सा है, स्थिरता है, परिवर्तन है, समायोजन है, या फिर विकास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, तो बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा परिवर्तन। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 29, किस अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा गया है। किस अवस्था को जो है आंधी तूफान की अवस्था कहा गया है, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। उम्मीद है आप जानते होंगे इसका आंसर, सभी जानते होंगे कि किसको जो है आंधी तूफान का कहा जाता है। किशोरावस्था में ही बच्चा जो है ज़्यादा जो है मतलब तेज होता है, लड़ाई झगड़ों में हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होता है उसको, इसलिए कहा जाता है आंधी तूफान की अवस्था, यानी कि किशोरावस्था। अगला हमारा है 30 नंबर, वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है, शारीरिक विकास से, व्यक्तिगत निर्माण से, मानसिक विकास से, या फिर सामाजिक विकास से। तो वातावरण किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो ये हमारा हो जाएगा व्यक्तिगत निर्माण में जो है एनवायरनमेंट का बहुत रोल होता है। अगला हमारा है दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले व्यक्ति किस वर्ग में आते हैं। तो पहला हमारा है साइजोडिन वर्ग, या फिर पिकनिक वर्ग, या फिर एथलेटिक वर्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें कौन सा हो जाएगा। जो दुबले पतले लंबे शरीर वाले व्यक्ति हैं वो किस वर्ग में आते हैं, तो वो आते हैं, पहला वाला हमारा हो जाएगा साइजोइड वर्ग में आते हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 32, बालक के चिंतन का विकास किस आयु के बाद शुरू होता है। जो बालक है वो चिंतन करना किस आयु के बाद में शुरू कर देता है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा दूसरा वाला, यानी कि 2 वर्ष की आयु के बाद में। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 33, चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया कौन सी है, कल्पना है, स्मृति है, अनुमान है, या फिर उपरोक्त सभी हैं। आपको बताना है चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया कौन सी है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा स्मृति। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 34, स्मृति यानी मेमोरी किस प्रकार की प्रक्रिया है, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, या फिर चारित्रिक है। तो मेमोरी किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो मेमोरी जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानसिक प्रक्रिया है।
अगला हमारा है 35 वाला, अच्छी स्मृतियों की विशेषता क्या है। जो अच्छी स्मृतियां हैं उनकी विशेषता क्या है। एक तो शीघ्र अधिगम है, या फिर विशुद्धता है, या फिर शीघ्र स्मरण है, या फिर उपयुक्त सभी हैं। आपको बताना है कि जो गुड मेमोरी होती है उनकी विशेषता क्या होती हैं। तो होती है विशुद्धता। बी वाला हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला हमारा है वास्तविक स्मृति में तथ्यों को कैसे याद किया जाता है। वास्तविक स्मृति में तथ्यों को कैसे याद किया जाता है। रटकर, क्रमबद्धता से, बिना सोचे समझे, या फिर आंशिक रूप से। तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो क्रमबद्धता से। जो वास्तविक स्मृति में तथ्यों को कैसे याद किया जाता है, क्रम के अकॉर्डिंग उनको याद करेंगे तभी। ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा जब हम सीखी बातों को कभी नहीं बोलते हैं तो वह कौन सी स्मृति है। जब हम सीखी बातों को कभी नहीं बोलते हैं तो वह कौन सी स्मृति है। तो वह हमारी हो जाएगी स्थायी स्मृति। कौन सी है, स्थायी स्मृति। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 38, जब कोई सीखी हुई बात अचेतन मन से चेतन मन में आती है तो उसे क्या कहते हैं। धारणा कहते हैं, या फिर पुनर्स्मरण कहते हैं यानी कि रिकॉल कहते हैं, या फिर पहचान कहते हैं, या अधिगम कहते हैं। उम्मीद है आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। इसको बोलते हैं रिकॉल यानी कि पुनर्स्मरण। जब कोई सीखी हुई बात अचेतन मन से चेतन मन में आती है तो उसे कहते हैं हम लोग रिकॉल यानी कि पुनर्स्मरण। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति का अंग नहीं है। यहाँ पर नहीं है वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा धारणा जो है नहीं है। तो इसी के साथ हमारे 39 क्वेश्चन यहाँ पर जो हमने करे हैं। अब बताइए इनमें से कितने आपके सही हैं। अगर आपके जितना भी स्कोर रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।